हेलो बच्चों, आप सभी का कनावत एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बंटी सिंह कनावत आज के विज्ञान की क्लास में, और आज हम 10th क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न बायोलॉजी का पोर्शन फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जैव प्रक्रम, जिसकी 3 क्लासें हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। इनसे पिछले क्वेश्चनों को हम पिछली क्लासों में देख सकते हैं, और आज हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसके प्रमुख पद लिखिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसके प्रमुख पद लिखिए। भाई, ग्लाइकोलाइसिस की यदि बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस श्वसन की ही एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, इस ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और हमें एनर्जी मिलती है। इससे क्या निकलती है फिर? एनर्जी, ऊर्जा। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल हमें प्राप्त होता है, और साथ में हमें मिलती है क्या? ऊर्जा, एटीपी के रूप में। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन की एक प्रक्रिया है। हालांकि है श्वसन ही, जो कोशिकीय श्वसन। जो हम सांस ले रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है, टूटता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब क्रिया को बैलेंस करें, 6CO2 और 6H2O और 6O2, जिसमें हमारा ग्लूकोज एटीपी के रूप में हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो बात करें हम कोशिकीय श्वसन की, एक ऐसी प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर होती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का विघटन होकर एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्लियर बात? तो क्वेश्चन की बात की जाए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसके पद लिखिए। तो ग्लाइकोलाइसिस एक जटिल प्रक्रिया है जो कि अनेक प्रतिक्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। भाई, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या होने वाला है कि ग्लूकोज का अणु टूटकर पाइरुविक अम्ल के अणुओं में विघटित होने वाला है। और ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है भाई? 6 कार्बन वाला अणु है, और इससे बनने वाला है क्या? पाइरुविक अम्ल। तो ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनने वाले हैं? 2 अणु बनने वाले हैं, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कुछ है नहीं है, श्वसन की ही एक प्रक्रिया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है और हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो कहां रही है भाई? कोशिका के अंदर, सेल के अंदर क्या हो रही है भाई? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। और ग्लाइकोलाइसिस की यह क्रिया जो है ना, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस की यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप
काय का निर्माण होने वाला है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होने वाला है। तो श्वसन की ही प्रक्रिया को ही हमने नाम दे दिया है क्या, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज के विघटन से काय का निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो बात करते हैं देखो क्वेश्चन की कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। इसके प्रमुख पद लिखिए कि यह अनेक प्रतिक्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल के कितने अणुओं का निर्माण करता है, 2 अणुओं का निर्माण करता है। उसे हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में मिलती है। हमारे शरीर का जो ईंधन है ना, वो क्या है भाई, एटीपी। एटीपी के रूप में हमारे शरीर को क्या मिलती है भाई, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके प्रमुख पद कौन कौन से हैं, पदों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कमी में होती है और CO2 बाहर नहीं निकलती है। दूसरा पॉइंट है कि इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणुओं का निर्माण होता है, 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये था अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेब्स चक्र क्या है और यह क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्रेब्स चक्र क्या है और यह क्रिया किस अंग में होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो क्रेब्स चक्र भी एक श्वसन की क्रिया है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया है। ये भी कहां पर हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है। और कोशिका के भी अंदर, कोशिका के अंदर है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र है क्या भाई, कि क्रेब्स चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ एंजाइमों के माध्यम से इसमें कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है और इसमें CO2 और जल का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं किस अंग में होती है, कि इस क्रिया में साइट्रिक अम्ल और अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है और ये अपघटित होते हैं या ऑक्सीकरण होता है। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। विशेषताओं की बात करें तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली है। याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही थी और क्रेब्स चक्र की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र की शुरुआत होती है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कंप्लीट होगी, फिर क्रेब्स चक्र की क्रिया कंप्लीट होगी। कब, जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में काय का निर्माण हो जाएगा, पायरुविक अम्ल का जब निर्माण हो जाएगा, तब जाकर क्रेब्स चक्र की कोशिका के अंदर क्या होगी, शुरुआत होगी। तो ये पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र की क्या होती है, शुरुआत। और यह क्रिया कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये 3 पॉइंट आपके क्या दे रखे हैं, इसकी विशेषताएं। ठीक है, आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी कार्यविधि भी वर्णन करने के लिए क्रियाविधि भी पूछी जाती है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। अभी फिलहाल हमारे पास है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है भाई मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर ये हमारा मुख, या जिसे हम कहेंगे मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर है क्या, जीभ, और इसी मुख गुहा के अंदर है हमारे क्या, दांत, टीथ। तो मुख गुहा के अंदर कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है पाचन की, तो मुख गुहा के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और भोजन को ग्रहण करके मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन लार ग्रंथियों से लार निकलती है और उस लार, जो दांतों के द्वारा जो भोजन चबाया जा रहा है, उस लार को
उस मुंह में अच्छे से क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही उस भोजन को मुंह के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद भोजन इस ग्रसिका के माध्यम से, जिसे हम आहार नाल, ये हमारी पूरी आहार नाल है, इस आहार नाल के अंदर भोजन आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे ही भोजन आगे बढ़ा और भोजन इस ग्रसिका से होते हुए भोजन पहुंच जाता है हमारे किस अंग में, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर कुछ घंटे के लिए भोजन रुकता है, 3 से 4 घंटे के लिए करीबन भोजन यहाँ पर रुकता है। और भोजन जैसे ही आमाशय के अंदर पहुंचता है, तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है, तो आमाशय के अंदर भोजन का मंथन शुरू होता है। आमाशय की दीवार में क्रमानुकुंचन गतियां होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और आमाशय की दीवार में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसकी दीवार से निकलना शुरू होता है और उसके द्वारा इस माध्यम को, भोजन का जो माध्यम था उसको कैसा बना दिया जाता है, अम्लीय। और साथ ही में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस यदि इस भोजन में प्रवेश कर दिए गए हों, तो उस HCl के द्वारा या उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा उन हानिकारक पदार्थों को यही आमाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा हमें पाचन तंत्र के अंदर और अंग दे रखे हैं। ये है हमारा डायफ्राम, जिसके जस्ट नीचे फिर हमारा क्या है, आमाशय, और साथ में क्या है, पित्ताशय, और उसके बाद यकृत, अग्नाशय, ये जो संरचना जो दिखाई दे रही है आपको, अग्नाशय। और अग्नाशय के बाद है हमारी फिर आंत। आंत के भी 2 भाग हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। और भोजन आमाशय के बाद फिर हमारी आंत के अंदर प्रवेश कर जाता है और आंत के अंदर भोजन का पाचन एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। भोजन के अंदर से लाभदायक पौष्टिक पदार्थों को इस आंत के अंदर पाए जाने वाले बिलाई या दीर्घरोमों के द्वारा भोजन में से लाभदायक पदार्थों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और यहाँ से उन पदार्थों को काय के अंदर मिला दिया जाता है, खून के अंदर मिला दिया जाता है। और खून के माध्यम से ये लाभदायक पौष्टिक पदार्थ हमारी कोशिका के अंदर पहुंचते हैं और कोशिका के अंदर पहुंचकर फिर इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस क्रिया को हम श्वसन की क्रिया कहते हैं। कोशिका से ऊर्जा प्राप्त करना, कोशिका के अंदर भोजन का पहुंचकर यानी कार्बोहाइड्रेट का पहुंचकर उससे ऊर्जा लेना, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, श्वसन, जिसमें हमारी ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट का यानी उस ग्लूकोज का क्या करेगी, विघटन, और उसके विघटन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी ATP के रूप में। तो जो श्वसन की जो क्रिया थी, जो हमारी 2 चरणों में हमने पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया और क्रेब्स चक्र की क्रिया, इनके द्वारा हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है, ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और बाकी का जो हानिकारक पदार्थ बचता है, जो आंत में से लाभदायक पदार्थों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद इस गुदा द्वार के द्वारा उन हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को शरीर से कहाँ कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे आहार नाल में भोजन का क्या कंप्लीट हो जाता है, पाचन। अभी हमसे सिर्फ डायग्राम पूछा गया था, इसकी कार्यविधि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम आपको सब लोगों को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। मानव पाचन तंत्र का थोड़ा सा इधर भी दे रखा है। मुंह के ही अंदर सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे क्या स्त्रावित होती है, लार स्त्रावित होती है, जो भोजन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, जिससे भोजन कैसा हो जाता है, लस लसा हो जाता है और आसानी से फिसलकर हमारी ग्रसिका के माध्यम से, ईसोफेगस के माध्यम से काय के अंदर पहुंच जाता है भाई, आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। बाकी की प्रोसेस फिर आगे है, ठीक है। तो ये डायग्राम सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और बना लेना भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लसिका एवं रक्त में अंतर बताइए भाई।
पूछा गया है क्वेश्चन। लसिका एवं रक्त में अंतर बताइए। तो लसिका क्या है और रक्त क्या है? तो भाई बात करें सबसे पहले रक्त की, तो रक्त जो है ना वो लाल रंग का एक द्रवीय ऊतक है भाई। रक्त क्या है भाई? ऊतक है भाई। ऊतक नाम क्यों दिया गया है भाई इसको? रक्त को ऊतक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रक्त के अंदर भी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कोशिकाओं के समूह को हम क्या नाम देते हैं? ऊतक नाम देते हैं। तो रक्त एक ऐसा लाल रंग का द्रवीय ऊतक है जिसके अंदर आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, प्लेटलेट्स भी पाई जाती है, और विभिन्न मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, कई चीजें इस रक्त के अंदर पाई जाती हैं। तो रक्त क्या है? गहरे लाल रंग का ऊतक होता है। इसमें आरबीसी पाई जाती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो बात करते हैं हम लसिका की। तो फिर लसिका क्या है? लसिका क्या है? लसिका जब हम इस रक्त के अंदर से आरबीसी, जो हम पढ़ चुके हैं रक्त के अंदर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं को, जब रक्त के अंदर से इस आरबीसी को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, तो जो पदार्थ अब हमारे पास बचा हुआ है उस पदार्थ को हम क्या नाम देंगे? लसिका नाम देंगे। जब आरबीसी हमारी लाल रंग की होती है तो ये लाल रंग का आरबीसी युक्त पदार्थ हमारे इस रक्त में से हटा दिया जाए, तो अब जो ब्लड का मात्रा जो बचेगी वो कैसे रंग की बचेगी? रंगहीन। अब जो ब्लड कैसा बचेगा हमारा? रंगहीन। क्योंकि रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। और आरबीसी के अंदर पाई जाती है क्या? हीम नाम की प्रोटीन। उस प्रोटीन का रंग कैसा होता है? लाल। इसलिए आरबीसी का रंग लाल, और हमारे खून का रंग भी कैसा होता है? फिर लाल होता है। तो रक्त के अंदर से यदि हमने आरबीसी को हटा दिया तो रक्त कैसे रंग का बचा? रंगहीन। है तो द्रवीय ऊतक अभी भी, ऐसा थोड़ी है कि द्रव बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा दी आरबीसी हटा दी उसमें से। तो यहां भी रक्त कैसा था? द्रवीय ऊतक था, लेकिन कैसे रंग का था? लाल रंग का। और लसिका रंगहीन द्रवीय ऊतक होता है। तो इसमें क्या नहीं पाई जाती है? आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और लसिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, लसिका के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है। रक्त गहरे लाल रंग का द्रवीय ऊतक होता है और लसिका रंगहीन द्रवीय ऊतक होता है। ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी, जिसमें हमसे पूछा गया है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। भाई धमनियां क्या हैं और शिरा क्या है? धमनी और शिरा के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से खून को अंगों तक पहुंचाया जाता है और अंगों से खून को हृदय तक लाया जाता है। इसके लिए हमारे शरीर में एक बहुत सारी धमनी और शिराओं की क्या पाइपलाइन बिछी हुई है। उस पाइपलाइन के अंदर से होते हुए रक्त विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है और उन अंगों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक लाया जाता है। फिर हृदय उस रक्त को बड़े प्रेशर के साथ पंपिंग क्रिया के द्वारा विभिन्न अंगों तक भेजता है। तो धमनियां रक्त को हृदय से कहां तक लेके जाएंगी? अंगों तक लेके जाएंगे। और शिराएं रक्त को अंगों से कहां तक लेके आएंगी? हृदय तक लेके आएंगे। हृदय तक लेके आएंगे। तो बात करें धमनी और शिराओं की, तो धमनियों में मिलेगा हमें कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। धमनियों के अंदर कैसा रक्त मिलेगा? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब जो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। और शिराओं के अंदर हमें मिलेगा कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या कह देते हैं? अशुद्ध रक्त कह देते हैं। और जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम शुद्ध रक्त कह देते हैं। तो धमनियों के अंदर कैसा ब्लड बहेगा भाई? शुद्ध रक्त। और शिराओं के अंदर कैसा रक्त मिलेगा हमें?
अशुद्ध रक्त। तो धमनियां रक्त को हृदय से कहां तक पहुंचाएंगी? अंगों तक पहुंचाएंगी। और सिराएं रक्त को अंगों से लेकर कहां तक लेके आएंगी? हृदय तक लेके आएंगी। तो ये काम किसका है भाई? हृदय के साथ धमनी और जो सिराएं हैं उसके द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है और वहां से रक्त को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं भाई? नसें। ये नसें दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं क्या? धमनियां, और एक होती हैं सिराएं। जो हमारे शरीर में स्किन को जैसे ही देखा जाए तो नीले नीले रंग की जो हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। धमनियां गहराई में अंदर स्थित होती हैं, बाहर से सिर्फ हम सिराओं को देख सकते हैं, धमनियों को बाहर से नहीं देखा जा सकता। सिराएं बाहरी सतह पर स्थित होती हैं जो कि हमें नीले नीले रंग की दिखाई दे रही हैं। इसी के अंदर इंजेक्शन और ड्रिप लगाई, बोतल लगाई जाती है। धमनियों के अंदर इंजेक्शन और बोतल नहीं लगाई जाती है। तो बात करते हैं इनके अंतर की कि धमनी और शिराओं में अंतर। सबसे पहला पॉइंट है धमनी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं के अंदर भाई कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? इसमें काय की मात्रा ज्यादा होगी? CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। और धमनियों के अंदर यदि शुद्ध रक्त बहता है तो इसके अंदर काय की मात्रा ज्यादा होगी? CO2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। तो अगला पॉइंट यही है कि धमनियों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। सिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बात करें धमनियों की, धमनियां अधिक गहराई में स्थित होती हैं। भाई हमारी स्किन की बात करें तो स्किन के अंदर गहराई में कौन स्थित होती हैं? धमनियां। धमनियों को हम बाहर से नहीं देख सकते, बाहर से सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाई देता है? सिराएं दिखाई देती हैं, क्योंकि सिराएं सतह पर स्थित होती हैं। तो नीले नीले रंग की जो दिखाई दे रही हैं हमें, वो क्या है? हमारी सिराएं। बात करें धमनियों के अंदर रक्त जो है ना वो अधिक दाब से बहता है। क्यों अधिक दाब से बहेगा भाई? क्योंकि रक्त को हृदय से अंगों तक भेजने के लिए हृदय पंपिंग की क्रिया के माध्यम से रक्त को अंगों तक भेजता है, और अंगों तक रक्त को ले जाने के लिए क्या पाई जाती हैं भाई? हमारे शरीर में कौन सी वाहिकाएं पाई जाती हैं? धमनियां पाई जाती हैं। तो धमनियों में बड़े प्रेशर के साथ, स्पीड के साथ क्या बहता है? रक्त बहता है, जिसकी वजह से ही तो हमारे शरीर में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बनता है। धमनियों और सिराओं के अंदर जो रक्त का दाब पड़ता है, दीवार पर प्रेशर जो लगता है, उसी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त दाब उत्पन्न होता है, जिसको मापा जाता है। ठीक है, तो इनमें रक्त जो है ना वो अधिक दाब के साथ बहता है भाई, और इनमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। क्यों? क्योंकि जब अंगों से रक्त को इकट्ठा किया जाएगा तो अंगों में कोई पंपिंग क्रिया नहीं हो रही है, वहां से सीधा विसरण की क्रिया के माध्यम से आसानी से रक्त को कहां तक? सिराओं के द्वारा कहां भेज दिया जाएगा? शरीर के हृदय तक और फेफड़ों तक भेज दिया जाएगा। दूसरी बात करें कि धमनियां जो है ना ये लाल रंग की दिखाई देती हैं, और सिराएं जो है ना वो कैसे रंग की दिखाई देती हैं? नीले रंग की दिखाई देती हैं। क्लियर? तो ये था आपका धमनी और शिराओं में अंतर। पहला पॉइंट है क्या? कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। धमनियां अधिक गहराई में स्थित होती हैं और सिराएं सिर्फ और सिर्फ सतह पर स्थित होती हैं। धमनियों में रक्त अधिक दाब के साथ बहता है और शिराओं में रक्त कम दाब के साथ बहता है। धमनियां लाल रंग की दिखाई देती हैं और सिराएं नीले रंग की दिखाई देती हैं। क्लियर पॉइंट? अगला क्वेश्चन बात करते हैं रक्त की चर्चा। दोबारा से रक्त से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि रक्त क्या है और रक्त के काम क्या हैं भाई। ठीक है भाई, शरीर के अंदर रक्त के द्वारा तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसको हृदय के माध्यम से इस रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। किसके माध्यम से? धमनियों के माध्यम से। और सिराएं फिर उस रक्त को इकट्ठा करके कहाँ तक लेके आती हैं? हृदय तक। ठीक है, बात करते हैं रक्त क्या है। तो अभी पढ़ा था हमने कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने अभी बोला था कि रक्त एक द्रवीय ऊतक है। द्रव तो है ही वही रक्त, लेकिन साथ में ऊतकों की भी बहुत से प्रकार होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्र का ऊतक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंट है हमारा क्या? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा गैसों का, गैसों में
मेन रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। रक्त के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थों और गैसों का परिवहन होता है। गैसों में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और पदार्थों की बात करें तो कुछ पदार्थ लाभदायक भी होंगे, कुछ हानिकारक भी होंगे। सभी प्रकार के पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? शरीर में रक्त के माध्यम से होता है। काम करें भाई, इनके काम क्या है भाई? रक्त के क्या कार्य हैं भाई रक्त के? तो सबसे पहला काम तो इसके द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़ों से कहाँ तक पहुंचाया जाता है? ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। ऊतक बोले तो अंगों तक पहुंचाया जाता है। क्यों? बहुत सारे ऊतकों के मिलने से क्या का निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। तो इसके द्वारा ऑक्सीजन को कहाँ तक भेजा जाता है? अंगों तक। किसके द्वारा? रक्त के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है कि यह CO2 को ऊतकों से कहाँ तक लेके आता है? फेफड़ों तक लेके आता है। कहाँ तक लेके आता है भाई? फेफड़ों तक लेके आता है। क्यों? क्योंकि अंगों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर कोशिकीय श्वसन की क्रिया हो रही है, जिसमें ग्लूकोज का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। और ग्लूकोज के विघटन के फलस्वरूप काय का निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस कोशिका से बाहर निकाला जाएगा और कहाँ तक लेके आएगा? फेफड़ों तक लाना पड़ेगा। और फेफड़ों के माध्यम से जब हम सांस छोड़ेंगे तो कौन सी गैस बाहर छोड़ेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंगों से और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों फेफड़ों तक लाने का काम किसका है भाई? रक्त का ही काम है। वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाएगा। और यह अनेक प्रकार के अपशिष्ट, हानिकारक, विषैले पदार्थों के उत्सर्जन में भी क्या होता है भाई? सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ, जितनी भी दवाइयां हम मेडिसिन जो लेते हैं, उन मेडिसिन का काम होने के बाद शरीर से क्या करना होता है? उनका उत्सर्जन करना होता है। तो इसी के माध्यम से उन विषैले पदार्थों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, हानिकारक पदार्थों का या अपशिष्ट पदार्थों का। और यह शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। जब स्किन से पसीना बाहर निकलता है, पानी भाप बन के क्या होता है? निकलता है। उसके द्वारा हमारे शरीर को क्या किया जाता है? ठंडा। तो पसीना जब बॉडी के अंदर आता है तो वो पसीने स्किन से क्या निकलता है? बाहर। स्किन के अंदर भी छोटे छोटे पोर हैं, उनके माध्यम से पसीना का निकलता है बाहर। और जैसे ही स्किन के ऊपर पसीना आता है, हमारी स्किन हवा के कांटेक्ट में होती है, उसकी वजह से फिर हमें ठंडा महसूस होता है। तो हमारे शरीर के अंगों का जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल रूप से बना रहता है। तो काम क्या थे भाई रक्त के? कि इसके द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा पॉइंट था कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से इकट्ठा करके फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी रक्त के द्वारा किया जाता है। यह अपशिष्ट एवं विषैले हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में भी क्या होता है? सहायक होता है। और यह शरीर के तापमान को भी स्थिर बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन, या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन मतलब अनऑक्सी श्वसन। वायवीय बोले तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है या अनुपस्थिति में हो रहा है, उस श्वसन को हम क्या कह देते हैं? वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो इसमें अंतर क्या है, बात करते हैं वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है। दूसरी बात करें, वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, और विघटित होकर हमारे शरीर को ये क्या प्रदान कर देता है? ऊर्जा प्रदान कर देता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में इससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। किस रूप में? ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर के विभिन्न कामों को करने के लिए क्या होती है? आवश्यक। अवायवीय श्वसन की यदि बात करें तो अवायवीय श्वसन में भी ग्लूकोज का पाचन होता है, लेकिन ग्लूकोज का अपूर्ण पाचन होता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज का पाचन नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है?
पाचन होता है। तो जब पूरी तरीके से ग्लूकोज का पाचन नहीं हो रहा है तो इससे कम मात्रा में क्या मिलेगी हमें, ग्लूकोज से ऊर्जा मिलेगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, बस अंतर इतना है कि जिससे हमें कम मात्रा में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो जिसके फलस्वरूप इसके जो अंतिम उत्पाद वो बनते हैं ना, वो हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है। लेकिन जब यही ग्लूकोज का अपघटन यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो इस ग्लूकोज के विघटन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या, एल्कोहल प्राप्त होते हैं, C2H5OH एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल। बात करें वायवीय श्वसन की क्रिया कहां पे कंप्लीट होने वाली है भाई, कोशिका के अंदर। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां, कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। और अवायवीय श्वसन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होती है। तो 4 पॉइंट हैं आपके किसके, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के। और वायवीय श्वसन को ही हमने बोला ऑक्सीश्वसन और अवायवीय श्वसन को हमने बोला क्या, अनऑक्सीश्वसन। 4 पॉइंट इसके दे रखे हैं। 4 पॉइंटों में हमने डिस्कस किया कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके अंतिम उत्पाद के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। इसका अंतिम उत्पाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया व कोशिका द्रव्य के अंदर कंप्लीट होती है और अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही कंप्लीट होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित इस क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इसकी थोड़ी सी क्रियाविधि का भी डिस्कशन करेंगे। जब तक आप एक बार मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र घर पर प्रैक्टिस करें और फिर कल की क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। तो आज तक की अपनी क्लास में हमने इन क्वेश्चनों को क्या किया, डिस्कस किया, जिसमें हमने आपको करीबन 30 क्वेश्चनों को हमने 4 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे की क्लासों को आपको लेने के लिए आप कनावत एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्यों, बेल आइकन दबाओगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।